इतनी कैसी अगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मन। धज्जियाँ दस्त जुनू में है गिरेबानों की, आबरू रख ले तो हम सोख्ता सामानों की। मुझे गालिब बहुत पसंद है और गालिब के बाद तो मैं समझती हूँ बहुत सारे शायर आए हैं, मगर गालिब दुखी बड़े थे। जब मैं बाहर भी गई तो बस पहले गालिब की मज़ार पे ही गई। मैंने कहा देखिए इतने खूबसूरत आप हमारे लिए ज़िंदगी के सबक छोड़ गए हैं। उसके बाद है कि जी तुमने अच्छा किया जफ़ा करके, हम भी कुछ खुश नहीं वफ़ा करके। एक और शेर मुझे बड़ा पसंद है, ये कैफ़ी आज़मी साहब ने मुझे बाकायदा लिख के दिया था। ये हादसा हुआ है मेरी ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। क्या बात, क्या बात। उसके साथ फिर एक था कि मैं तो आंसू हूँ किसी रोज़ ढलक जाऊँगा, मैं तो आंसू हूँ किसी रोज़ ढलक जाऊँगा, क्यों मुझे आँख के साहिल पे सजाता तू है। क्या बात, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तुमने अच्छा किया जफ़ा करके, हम भी कुछ खुश नहीं वफ़ा करके। और बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और मुझे अचानक आप आए हैं आमिर, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने, शुक्रिया अदा इसलिए कर रही हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, मगर ये यादें जो हैं ये बड़ी कीमती होती हैं। नौजवान नस्ल के बारे में आर्ट से रिलेटेड कह दें कि इसकी कदर करें, मॉडर्न डांस के अलावा इसकी भी। देखिए जी, डांसेस के हवाले से अगर आप बात करें, मुझे 50 साल हो गए काम करते हुए, मगर देखा जाए तो अभी तक वो जो एक ख्वाहिश है कि हाँ जी कोई एक मुकाम जो होता है एक आर्टिस्ट का, जो एक जगह होती है, वो हमारे आर्टिस्ट अभी तक नहीं पा सके। मेरी ख्वाहिश है कि उनको वो मुकाम मिलना चाहिए, उनको वो एहतराम, वो इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका ख्याल गवर्नमेंट से भी चाहिए, गवर्नमेंट भी ख्याल करे। बहुत से लोग हैं जो बेचारे बेघर फिर रहे, भाई आप 2 मरले का ही घर बना के उनको दे दें, छत तो हो। एक बेचारी पिछले दिनों एक वो ऐनक वाला जिनकी खातून थी, माई पतूड़ी की क्या बेचारी, आप सोचा था कि वो 3 दिन से भूखी थी और भूख में मर गई वो। ये हज़ार लोग हैं जो इस तरह मर रहे हैं और अब किसी को कुछ भी नहीं बताते। एवरग्रीन स्टूडियो वो एक खूबसूरत तरीन लगता था कि एक जन्नत में हम आ गए। फव्वारे पे लोगों की किस्मतें तय होती थी कि वो फ़लानी फिल्म आज चलेगी, आगा जिया गुल कहते थे कि जी नहीं ये चलेगी, और बड़े बड़े संतोष कुमार भाई और सारी दुनिया इकट्ठी हो रही होती थी और शेर व शायरी चल रही होती थी। इतने बाज़ौक़ लोग थे वो, और जो पेशीन कोई होती थी वो हो जाती थी। मतलब अल्लाह मियाँ भी साथ देता था क्योंकि नीयतें अच्छी थी, सच्चे फ़नकार थे और एक फ़ैमिली की तरह रहते थे। काश कि आज भी वो जज्बा आ जाए आर्टिस्टों में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ तो है। मगर मुझे एक बात बताऊं, आज की जो बच्चियां आई हैं, ज़ेबा, शमीमारा और अपना मुसर्रत के बाद मुझे रीमा बहुत पसंद है। रीमा में एक बेसाख्तगी है और बड़ी खूबसूरत सी एक चीनी गुड़िया है कि टूट ना जाए, कांच की गुड़िया लगती है मुझे। और उसके बाद जो मैं बहुत ही प्यार करती हूँ वो है साइमा। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो आज के ज़माने की, उसको कोई टच नहीं कर सकता, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वो। और उसके चेहरे की, उसकी आंखें बोलती हैं, उसके जो हरकत हैं, उसके जो मतलब बात करने का अंदाज़ है, उसकी आंखें इतनी दर्दनाक और अजीब व गरीब उसकी आंखों में है कि इंसान बस बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी तरफ देख के। बहुत खूबसूरत लड़की है और मैं बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका साइमा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कथक के हवाले से कुछ कह दें क्योंकि नौजवान नस्ल को ये भी प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, अब सवाल आ जाता है कि जी हमारे यहाँ डांसिस का, हमारे यहाँ आमिर डांसिस के लिए बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि डांस भी तो बड़े अजीब व गरीब, मैं नहीं किसी को कहती, नई नस्ल जैसे जैसे ज़माना बदलता है अंदाज भी बदल जाते हैं। मगर क्लासिकल जो है कथक, कथक का मतलब है कथा, कथा का मतलब है कहानी, और ये रॉयल मुग़ल से चला है। उसके बाद फिर इंडिया में जो थे जैसे शब्बू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, इन लोगों से वो फिर आगे और बहुत ख़ानदान थे जिन्होंने इसको पढ़ाया। मगर असल जो है ये मुग़ल रॉयल मुग़ल, ये इनके दरबारों में हुआ है। और अब ज़्यादा कोई इतना मतलब ख़ास तौर पे कथक के लिए कोई इतना वो नहीं दिया जाता नाम कि हाँ जी ये सरदार है, ये हमें रिदम सिखाता है, ये हमें आज़ा की शायरी सिखाता है। जोश साहब ने इतनी गहरी बात की है कि जो
फ़नकार के लिए ये आज़ा की शायरी है और सही बात है। और जो गाना है वो रूह की ग़िज़ा है, रूह हमारी और गाना ये एक चीज़ है जो चलती है जी। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के जो आज के बच्चे हैं बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बड़े दिलेर हैं, बड़े इंटेलिजेंट। मैं बड़ी उनको प्यार भी करती हूँ और दुआ भी देती हूँ कि अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। मगर कोई ऊपर कोई नई चीज़, वही उसी तरह वो इधर चले गए, उधर से इधर आ गए, कोई मैसेज तो दें डांस की शक्ल में। वो ज़रा मुश्किल है क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे, मैं अपने उस्तादों का नाम ज़रूर लूँगी। मेरे उस्ताद जो थे, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन पटियाले वाले, वो महाराजा पटियाले की हरम में महारानियों को सिखाते, जिनकी मैं शागिर्द हूँ। फिर उस्ताद शादो महाराज, वो दिल्ली घराने से थे। ये बिरजू महाराज जिनका भी इंतकाल हुआ है, उस घराने से थे जिनसे मैंने सीखा। फिर उसके बाद रफ़ी अनवर, वो भी इंडिया से आए थे। मैडम आजूरी मेरी उस्ताद थी, बहुत मशहूर डांसर थी। फिर उसके बाद सिद्दीक़ सम्राट, उनके वो पप्पू सम्राट वगैरह भी कर रहे हैं, मगर ये मैंने उनके दादा से सीखा। तो बहुत कुछ उन लोगों ने मुझे बख्शा, मगर अभी तक तशनगी है कि मैं कोई ऐसा काम करके मर जाना चाहती हूँ कि लोग कहें कि हाँ कोई पैगाम छोड़ा है, एक कथक, एक क्लासिकल काम करने वाली औरत ने। तो वो नहीं, फ़नकारा जो है ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं उसको ढूंढ रही हूँ सदियों से। वो फ़नकारा नहीं मिल रही है जो कथक की डांसर है। वो फ़नकारा नहीं मिल रही जिसके पास फ़न है। वो फ़नकारा नहीं मिल रही जिसके अंदर दुख है, जो इजहार नहीं कर पा रही है। और वो तलाश मुतलाशी है, वो वफ़ा की भी मुतलाशी है, वो मोहब्बत की भी मुतलाशी है। और उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही कि जिसमें उसको चैन और सुकून आ जाए। एक भटकी हुई रूह है वो। क्योंकि मैं छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ, गिरदो नवा में जो कुछ हो रहा है वो कभी कभी लिखती हूँ। और मैं सन 70 से लिख रही हूँ कि मुझे सरवर सुखेरा, हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे कहा था, मॉस्को गई थी मैं फेस्टिवल में, मॉस्को गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जी आप लिखें। तो मैंने उस वक्त से सफ़रनामे 70 से लिखने शुरू किए। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन सुलेमान की संभाली, सारे मतलब ड्रेसेस और कहानियाँ वगैरह जो कुछ थी वो मैं करती रही। उसके बाद अपना ये जो आर्टिस्टों की सिलेक्शन घर में ही बैठ के, बाहर इजाज़त नहीं थी मुझे। अच्छा। मगर ये कि फिर बड़ा बेहतरीन वक्त गुजर गया। और अजीब सी कहानी है मेरी ज़िंदगी की, पता नहीं, कभी गम कभी खुशी, कुछ इसी तरह बीच में बस मुरक्का हूँ, ऐसे बंद एक यूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आमिर शाह इस वक्त एक बहुत ही मारूफ़ शख्सियत के पास मौजूद हूँ। मैं पन्ना साहिबा को बहुत बार टीवी स्क्रीन पर देख चुका हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि जिन स्टार्स को आप टीवी पे देखते हैं उनसे जब रूबरू मुलाकात हो और वो स्टार्स ऐसे हों कि जिनके पास बैठ के आपको ऐसा महसूस हो कि आप अपने ही घर आए हो, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है पन्ना जी कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो कैसी हैं आप? पहले तो शुक्रिया आप लोगों को याद रखने का मुझे। जी जी। और उसके बाद ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बस लाइट आ रही है और जा रही है, ये आप भी देख रहे हैं। सुबह से तमाशा चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। शायद बहुत सारे बेशुमार आपके इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मुनफरिद इंटरव्यू हो आपके हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जो है डिफरेंट चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो पन्ना असली नाम था या फिर? नहीं, असल में मैं आपको बताऊँ, बड़ी अजीब सी बात है, आपको हंसी आएगी। मैं बचपन में ना बिल्कुल चीदी, बिल्कुल आंखें वाँखें मेरी बहुत छोटी और अच्छा चुन्नी मुन्नी सी थी। अच्छा। तो नाक भी मेरी बिल्कुल छोटी सी थी। अच्छा। तो मेरे घर वाले मुझे पन्नी पन्नी कहते थे। अच्छा, पीनी। वो मतलब ये वो नहीं है कि अपना फिल्मी नाम नहीं है मेरा। अच्छा। घर का नाम है ये पन्ना, पेट नेम जैसे हो जाता है, जैसे आमी कह दें, इस तरह का। मगर पन्ना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। किसी बुजुर्ग ने कहा, जब मैंने मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई मैं, उस बुजुर्ग ने कहा था कि इस नाम को बदलना नहीं, अच्छा, इसका यही नाम रहने दो। मगर अच्छा। असल नाम जो मेरा पैदाइशी है वो है ज़रीन। ज़रीन, ठीक हो गया। ज़रीन ने मतलब जाहिर है ज़रीन और सुलेमान, मगर पन्ना जो है वो मुनफरिद है। बिल्कुल, पन्ना की एक अलग शख्सियत है जी। और पन्ना ने बड़े दौर देखे, बहुत बड़े शाहाना दौर देखे, बड़े उरूज और जवाल देखे, बड़े दुख भी देखे, खुशियाँ भी देखी।
और बस अब आपके सामने बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह से नवाब फैमिली से आपका ताल्लुक़ है लखनऊ से, इस बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इंसान कुदरत की बात है कि पैदा पता नहीं कहाँ होता है जी जी और कहाँ पैदा होकर कहाँ ज़िंदगी गुजरती है, ये कुदरत को पता बिल्कुल है। ऐसा ही है। वालिद असल में मेरे उनका नाम था नवाब खलीलुल्लाह खान जी और एक रियासत है वहाँ अपना इंडिया में, लखनऊ में, जी लखनऊ, और उसका रियासत पसमंडी पसमंडी वहाँ के वो नवाब थे। अच्छा। और उसके बाद महाराजा पटियाला के वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और मतलब बड़े वो कुछ ये हुकूमती मामलों में थे, जो भी कुछ कहना चाहिए। तो मगर उन्होंने बड़े खूबसूरत भी थे बकौल मेरी वालदा के। मेरी वालदा से उनकी लव मैरिज थी। अच्छा माशाल्लाह। तो उसके बाद ये कि मेरी वालदा बाद में बड़ा अजीबोगरीब वाक़यात हुए कि अब्बा मेरे जो थे महाराजा पटियाले के पास रह गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो मतलब यहाँ मैं कराची हम लोग शिफ्ट हो गए, मगर मैंने बाप को देखा नहीं था। अच्छा। 35 साल में उनको ढूंढती रही। जब इंडिया जाती थी फ़खर ज़मान साहब वग़ैरह हमारे सब बहुत बड़े वो हैं, मुफक्किर भी हैं, क्या कहने उनके, बिल्कुल। उनके डेलीगेशन पे मैं अक्सर, हमारे डेलीगेशन वो जाते थे पंजाब वर्ल्ड कांग्रेस के और ये सारा, तो मैं सिर्फ अपने बाप को तलाश करती थी। फिर बॉम्बे में जब जाती थी, क्योंकि बॉम्बे में सुलेमान साहब, संतोष कुमार साहब और दर्पण भाई, ये लोग सब जाने पहचानी शख्सियत थी। तो चोपड़ा साहब के यहाँ बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ ठहरती थी और एक शशि कपूर जी, इन लोगों से मेरा बहुत घरेलू रिश्ता था क्योंकि सुलेमान के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं कहती थी मेरे बाप को मिलवा दो, और सब कहते थे भाई किस तरह, मुझे चोपड़ा जी कहते थे कुड़िए तेनू की हो गया है, कित्थों तेरे प्यो नूं लब्बां। मगर एक दिन आया कि सचमुच उन्होंने, शशि ने मेरे वालिद को ढूंढा और मुझे बाकायदा उन्होंने आदमी दिए, गाड़ी दी, और मोहम्मद नगर एक जगह है वहाँ के वो जागीरदार हो चुके थे, रिटायर हो गए थे 35 साल बाद। और मैं इंडिया जब मैं जाती थी अमृतसर वगैरह ये डेलीगेशंस में, तो मैं सबको कहती थी, वो जो हमारे सरदार दोस्त, बहुत दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यार करते हैं ये लोग, सब बहुत अच्छे हैं सारे, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं, बड़ी मोहब्बतों से और बड़ी खुले दिल से ये लोग मिलने वाले लोग हैं। तो जनाब मैं कहती थी मेरे प्यो, कहते कित्थों लम्बा थोड़े प्यो नूं, और उन्होंने सचमुच अखबारों में, टीवी पे दे दिया कि जी पन्ना अपने बाप को ढूंढ रही है, कि पन्ना जी नूं प्यो लब दो जी। बहरहाल एक ये अजीब किस्सा है। मगर उन्होंने फिर मुझे लखनऊ भेजा और वहाँ जाके मैं अपनी शनाख्त ढूंढ रही थी कि मेरी शनाख्त क्या है, मैं हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। तो बस वो इतने ज़ईफ़ हो चुके थे। बहरहाल मुलाकात हो गई और एक तशनगी जो थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जब मैं उनसे मिली तो पैरों में बैठ गई मैं, एक ज़ईफ़ इतनी लंबी दाढ़ी में लकड़ी पकड़ के, जो वो उनकी शान थी, ये ऊँचे लंबे जैसे वो हैं हमारे मुराद साहब, इस टाइप के मेरे वालिद, ग्रीन आइज़ और बिल्कुल इस तरह का। तो वो बेचारे यूँ माजूर से, तो बस उन्होंने इतना ही मेरी माँ का नाम लिया कि तुम उनकी बेटी हो ना, मैं कहा जी। उसके बाद मेरा तो रोना नहीं रुका और पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, तकरीबन रो रो के मैं पागल हो गई। वो तमाम तर जज्बात जो मुझे नहीं पता, बोल नहीं सकी मैं क्या। बस उन्होंने फिर कहा ये बहन भाई हैं तुम्हारे, क्योंकि उनकी ख़ानदानी एक और शादी भी थी, उन सब से मुझे मिलवाया और कहने लगे जब भी हो, मेरे बड़े भाई का नाम सलीमुल्लाह ख़ान, जमीलुल्लाह ख़ान और इस तरह सब खान 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 खान। तो महाराजा पटियाला ने मेरे वालिद साहब को सरदार का लक़ब दिया था। अच्छा, बड़े हरदिल अजीज़ और बड़े रोमांटिक थे। फिर उन्होंने जनाब बॉम्बे में एक फ़िल्म बनाई, डाकू की लड़की, और बिब्बो बेगम जो थी वो मेरी वालिदा सौतेली दूसरी माँ थी। काफ़ी अरसे मेरे साथ यहाँ लाहौर में भी रही। बड़ी अजीब सी दास्तान है ज़िंदगी की और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। मगर मेरा बचपन बेहद शरारती इतनी मैं शरारती थी कि बस वो मेरा इतने से बस बनियान, क्योंकि टॉम बॉय टाइप के घर में कोई बच्चा ही नहीं था, मैं ही थी। अच्छा। अब वो ये जाओ जल्दी से, हम लोग 5वीं मंजिल में होते थे, वहाँ से कहते थे जाओ जाके जल्दी से जाके 5 मिनट के अंदर पान बना के लाओ नीचे से। अच्छा। और जनाब मैं 10-10 सीढ़ियाँ उतरती गड़ गड़ और जनाब पान बना के ऊपर लेके आ रही हूँ। और उस ज़माने में 1 रुपये खर्च, वही खर्च नहीं होता था, वो 1 रुपया मिलता था उस पान ला के देने को। अपने बड़े नाना थे मेरे और नानी थी, और बड़े मतलब ये भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनूँगी। 6-7वें साल में
अचानक ही बस मैंने एक फ़िल्म देखी हलचल, उस ज़माने में इंडियन फिल्में आ रही थी, उसमें सितारा देवी बहुत बड़ी डांसर और मैं उनके जाके शागिर्द भी हुई, मैंने धागा बनवाया। अच्छा, बॉम्बे में ख़ास तौर पे उनको तलाश किया। वो मेरी रूहानी उस्ताद मेरे दिमाग में छा गई थी। जो मैंने उनका डांस देखा, मैंने कहा मैं सितारा बनूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर लोगों की नकलें उतारती थी। अच्छा, कि वो हीरोइन कैसी थी, मधुबाला क्या कर रही थी, यूँ कर रही थी, अच्छा वो बादल में ये हो रहा था, और वो जो था दलीप कुमार वो क्या कर रहा था, और हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनकी नकलें, बड़ी नकलें उतारती थी। आज भी मैं कभी कभी करती हूँ, पैरोडी मिमिक्री जिसे कहते हैं। और मेरी माँ बड़ी नाराज़ होती थी कि बुरी बात है। मैं कहा नहीं, ये करना चाहिए, अच्छी बात होती है। जिंदगी फिर दरख्तों पे चढ़ गई हूँ, इमलियाँ खा रही हूँ, बड़ा अच्छा बचपन था। बर्फ़ के गोले, ओए होए होए, मुझे आज भी याद आते। जब कराची का नाम आता है ना, तो कराची ने मुझे बेहद उरूज, अल्लाह की मेहरबानी से, बहुत कम लोगों को इतना उरूज मिलता है बिल्कुल, जो कराची ने मुझे दिया अल्लाह के बाद। और एहतराम भी दिया, बेहद पैसा दिया, बेहद नाम दिया, और आर्टिस्ट भी वहीं से मैं बन के निकली। 6 साल, फिर मैंने 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, मतलब 12-13 साल की उम्र में मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे लक्स वालों ने बुलाया। वो बिल्कुल चीनी सी शक्ल थी मेरी, तो उन्होंने, पहला मेरा जो तजुर्बा था वो लक्स का था। उसके बाद फिर मेरा अपना ओरिएंट वाले चूल्हे वूल्हे जलाते थे, वो उनका था। कराची से शुरू किया एडवर्टाइजमेंट। फिर मैंने एस्प्रो की गोलियां उस ज़माने में होती थी, तो क्या बता रहे थे कि जी एक एस्प्रो खाइए और तंदुरुस्त हो जाइए। अब वो क्या होता था कि वो एक लड़की है जो आराम से चलती लहराती हुई शरारतों में चली आ रही है, और अचानक कहती है उई, वो जो करती है तो एकदम एक हाथ आता है, कहता है एस्प्रो खाइए। अच्छा, वो खाने के बाद मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती। वो 20 का एस्प्रो कम वक्तों ने मुझे खिला दी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी, अच्छी, मतलब शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिए उसमें। तो आपको याद हो कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दीजिए कि किस दिन आपको सालगिरह विश कर सकते हैं। बहुत सारे तो शायद गिफ्ट भी भेज दिए आपको। नहीं, बस वो दुआएं करें मेरी तरफ से, बेहद प्यार। और मैं तो पूरी दुनिया को प्यार करती हूँ। मैं तो पैगाम मोहब्बत में तो जब जिस वक्त नमाज भी पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह कुल का भला कुल की खैर। उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए और अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ करती हूँ। जी जी, तो अल्लाह करे, कबूल करे सारी। आमीन आमीन। ये जो कत्लो गारत, आग, खून देख रही हूँ, वो बस सख्त तकलीफ़ होती है। खुदा करे कि सुकून आए, दुनिया में अमन हो, प्यार मोहब्बत हो जो ख़त्म हो। बेशक बेशक। तो बताइए वो ज़रा डेट ऑफ बर्थ अगर याद हो आपको तो। क्यों बताऊँ? नहीं, एज नहीं पूछना, एज नहीं पूछूंगा। औरत से एज पूछनी भी नहीं चाहिए। एज नहीं पूछनी चाहिए, और दूसरे मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं। हम तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि मंथ कौन सा है। 17 जनवरी। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी, हमें इससे मजीद जानना भी नहीं है। 17 ठीक है। तो आपने जैसे कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो आपने जैसे हमें ये बताया कि मतलब वालदा आपकी और आप यहाँ पे आ गई, ख़ानदान आ गया था। ख़ानदान आ गया था। नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं शिमले में पैदा हुई हूँ, क्योंकि ख़ानदान पूरा आ चुका था। अच्छा, वहाँ ये 47 में, तो यहाँ से मेरी वालदा दोबारा मेरे वालिद की तलाश में जब गई हैं, उस वक्त मैं वहाँ शिमले में पैदा हुई हूँ। अच्छा अच्छा, शिमले में पैदा हुई, फिर दोबारा आके यहाँ शिफ्ट हो गए थे, कराची में ही शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो आप इकलौती हैं? एक ही हूँ, एक भाई था मेरा, वो उसको कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई, बस हम 2 बहन भाई बस थे। बस अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में हाँ, जगह दे। सही बात है। तो आपने बताया कि सबसे पहले आपने कराची से एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट किया। एडवर्टाइजमेंट के बाद पहले एक फिल्म थी, जो एक साहब थे रफ़ीक चमन साहब, जी जी उन्होंने एक बहुत मशहूर फिल्म बनाई थी अल्लाह अकबर। जी, उन्होंने मुझे फिल्मों में लिया, मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा किधर है, और अभी भी मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि किधर देखना है, क्या करना है। मैं कहती हूँ भाई खुद ही आप अपने जहाँ एडजस्ट करना कर लें जी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल सी बात हो जाती है कि बस मैं, हाँ जी मैंने ये किया, हाँ जी मैं ये सोच रही हूँ, हाँ जी मैंने ये, नहीं 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 नहीं, जो हूँ सो हूँ, बस ठीक है जी। तो ये है कि अपना उसके बाद फिल्में मैंने बहन भाई से शुरू की, जो कराची में बनी थी जी। मैंने कुछ 40 या 50 फिल्में की। 70 में मैंने काम छोड़ दिया था जब सुलेमान मुझे मिले, और शादी मैंने कर ली थी, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी। मगर उसके बीच में मेरे बड़े नशीब व फराज ज़िंदगी के आए कि
समझ नहीं आ रही थी कि मैं काम करती रहूं, क्योंकि इतना मुझे जितना उरूज मिल गया था। आप ये सोचिए कि पहला मेरा जो कथक, जो मेरी एक आजमाइश मैं कहती हूँ, उसका नाम ही मैंने रखा है रक़्स आजमाइश। अच्छा। मलक फ़िरोज़ ख़ानून का ज़माना था, सन 47, ये बात है 57 की। तो मुझे फ़ोन आया, उनके मेरे उस्ताद कहने लगे कि चलो तुम्हें कुछ साहब बुला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि शाह अफ़गानिस्तान आ रहा है। पहला परफॉर्मेंस थी डांस की मेरी, तो चलो चल के तो वहाँ टेस्ट तुम्हारी रिहर्सल देखें। मैंने कहा जी, मैंने उस्ताद के सामने मैंने कहा जी मुझे तो कुछ कहते, चुपचाप चली चलो। जरा मुझे नहीं पता चला मलक फ़िरोज़ ख़ानून साहब थे, उन्होंने बुलाया, बेगम वक़ारुन्निसा नून ने। मैं कुछ यादें बड़ी कीमती हैं मेरी, उनकी मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मुझे मौका दिया। जी जी। और प्लेटफॉर्म मुझे मिला। जी। मलक फ़िरोज़ ख़ानून ने मुझे देखा, बड़े बड़े मोहब्बत वाले, बड़े क्या। अब मैं जब नून साहब कोई छोटी इतनी मैं जी जी थी भी नहीं बड़ी, कहने लगे कुड़िए तेनू फिल्मा चो लैके आवांगा पंजाबी में। मैंने कहा अच्छा आप फिल्म, मैं ये भी नहीं पता कि वो जी प्राइम मिनिस्टर हैं। खैर उस दिन मैंने जिस वक्त स्टेज पे आके शाह अफ़गानिस्तान सामने बैठे हुए थे, और मुझे अब तक याद है कि वो रोंगटे खड़े होना और पसीने आना और खौफ था कि मैं किस तरह इतना ही बड़े स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं कैसे परफॉर्म कैसे करूँगी। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद 15-20 दिन के बाद शायरान आ गए। फिर नून साहब ने कुड़ी नू लैके आओ, पंजाबी बोलते थे, जी जी, कुड़ी नू लैके आओ। मैं फिर गई, शायरान को बेहद पसंद आया। 1 महीने के बाद स्वीकारनो आ गए। अच्छा, इंडोनेशिया के, मतलब अजीब वाक़े मेरे ज़िंदगी के हैं। तो स्वीकारनों के बाद फिर ये उसके बाद इन्होंने मुझे अचानक भुट्टो साहब का ज़माना आ गया, 58 आ गया। तो अपना हाँ आइज़नहावर 1 दिन के लिए आए थे, और नून साहब की मैं फेवरेट थी। बेगम वक़ारुन्निसा नून ने रेड क्रॉस में भी मेरे यहाँ लाहौर में प्रोग्राम कराए, अवार्ड दिए, और सबसे बड़ा जो मुझे एजाज़ है वो सदर अयूब ने सितारा इम्तियाज़ दिया था। उस ज़माने में सितारा इम्तियाज़ आर्टिस्ट को देना कोई बात नहीं, बस पहना दिया। कोई ऐसा नहीं था कि ठीक है जी उन्होंने अवार्ड दिया। बहुत अवार्ड मिलते थे मुझे, वो भी सर आँखों पे था, मगर आज पता चलता है कि सितारा इम्तियाज़ की कितनी अहमियत रखता है। अच्छा ये बात बताइएगा, क्योंकि आप बता रही हैं कि 57 की बात है, 57-58 की, तो क्या फिल्मों में आने से पहले की बात है या उस वक्त तक आप फिल्मों में, मतलब यानी कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं उनको बड़ी स्ट्रगल के बाद सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाता है। मैं इस मामले में बड़ी लकी रही, एकदम ही बस आती चली गई कराची। ज़बरदस्त। यानी कि उससे पहले आपको सितारा, मैंने मुसरत नज़ीर के साथ काम किया जी। ये हमारी जो खूबसूरत तरीन मेरी ख्वाबों की शहजादी ज़ेबा, जी ज़ेबा के साथ काम किया। उसके बाद रानी शमीमारा, अच्छा। शमीमारा के साथ मैंने बहुत बड़ी डिसेंट, बहुत प्यारी, बड़ी महज़िब वो थी, और कराची से मेरी इन लोगों से दोस्ती रही जी। और ज़ेब का तो खैर एक अपना अंदाज़ है, वो तो है ही खूबसूरती का पूरा मुजस्समा, बेशक बहुत पुरखुलूस, बहुत प्यार वाली, बड़े अंदाज वाली। बस उसकी नकलें भी बड़ी उतारती थी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे प्यार मोहब्बत रहा है, कराची से हम लोग इकट्ठे आए थे। और चिराग ज़लतारा के ज़माने में से थे। चिराग ज़लतारा ज़माने की मैं आपसे बात करूं, वो बड़ा अजीब ज़माना था, आर्टिस्टों के लिए बहुत एहतराम, बड़ा प्यार। मोहम्मद अली साहब सिर्फ कहानी हमें रट्टे मार कहते थे, डायलॉग याद करा रहे थे। हमें नहीं पता था कि माशाल्लाह एक वक्त आएगा कि भैया इतने बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। दबिस्तान महदूद फजले करीम फजली साहब का था। शाम को इधर से आ रही है इकबाल बानो आ रही है, इधर से फरीदा खानम आ रही हैं, इधर से मैडम नूरजहाँ आ रही हैं, इधर से नज़ाकत सलामत उस्ताद आ रहे हैं। वो शाम ऐसी रंगीन शाम होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि कैसे कैसे लोगों के पास में बैठी हूँ, और कितनी खुशनसीबी है कि उनसे मुझे काफ़ी वक्त ने तो जो सिखाया सो सिखाया, मगर उस्तादों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छा सबक दिया। बहुत अच्छी दुनिया मैंने देखी, शायद किसी को नसीब ना हो। मैं ये समझती हूँ कि खुदा ने मुझे जो उरूज फ़न के हवाले से दिया, मैं बड़ी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको खुश रखें। और एस सुलेमान साहब से माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं। सुलेमान साहब के आप 3 बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी। जी 3 बच्चे हैं, और माशाल्लाह से वेल क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह। वो एचसोनियन बच्चे थे, उसके बाद उन्होंने बाहर से पढ़ाए, और सब बाल बच्चेदार हो गए, अपनी अपनी दुनिया में चले गए। अब माशाल्लाह पोता पोती और बस घरेलू ज़िंदगी, नवासियाँ सब माशाल्लाह। मेरे बच्चे जो हैं वो अपना 2 बच्चियाँ एडमरा
यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, और फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। माशाल्लाह। और बच्चा मेरा जो पोता मेरे बड़े छोटे बेटे का, वो अपना ये जो है मलेशिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो दूसरा मेरा पोता है वो फतेह यूनिवर्सिटी तुर्की में जो है वहाँ किया। मतलब ये इसी तरह सब बच्चों की भी ज़िंदगी मेरे सामने आ गई और बड़ी जल्दी गुजर गई ज़िंदगी, मगर मैंने मेहनत बहुत की है। मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे, इतनी मेरे से 5 घंटे की रिहर्सल होती थी हमारे उस्ताद बैठने नहीं देते थे। घुंघरू इतने बड़े बंधे होते थे 5-5 किलो के, कहते थे 11 बजे से 5 बजे तक खबरदार जो तुम बैठी। अब सोचिए, अब भूख लग रही है तो इतनी बड़ी मक्खन की टिक्की कहते थे चबाओ और चाय पी लो, बैठना नहीं है। मगर उससे ये हुआ कि एक तो हर सख्त जो भी जिस तरह के भी हालात आए बर्दाश्त करना कर लिए, और शुक्र अदा करना अल्लाह का। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे वक्त ने सिखाई और हालात ने सिखाई। सलमान साहब के साथ वक्त कैसा था, थोड़ा सा अगर आप हमें बताइए तो। सुलेमान बड़ी बहुत खूबसूरत यादें होंगी आपकी। बहुत खूबसूरत आदमी, फैमिली पूरी खूबसूरत है, बेशक, कोई शक नहीं। और भाभी सबिया वो मेरी, और नैयर भाभी इंतखाब में आई तो हुमायूं क्या नाम था, हुमायूं मिर्ज़ा जी डायरेक्टर कराची में जी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। अच्छा। कहने लगे ये क्या इतने बड़े माथे वाली ये चीनी सी लड़की आ गई है, मैंने इसको फिल्म में नहीं लेना। अच्छा। मैं रोती बाहर चली गई। और एक वक्त आया तो यहाँ कराची से आए, कहने लगे तुम वही हो जिसको मैंने रिजेक्ट किया था। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। अच्छा। बड़े खुश थे वो नवाब हुमायूं मिर्ज़ा, जी। बड़े नफीस लोग थे। देखें अच्छे डायरेक्टर्स में काम मैंने किया। नजम नकवी साहब थे, उसके बाद मुंशी दिल थे, उसके बाद अपना पता नहीं सुलेमान तो खैर थे ही, सुलेमान तो मेरा शहजादा था जी बिल्कुल। और ज़िंदगी मेरी गुजरी बच्चे उससे, और बहुत कुछ उससे सीखा मैंने। मैं अनवर सज्जाद, अच्छा उनका हमारा ग्रुप एक होता था, अनवर सज्जाद होते थे, उसके बाद खालिद सईद भट्ट होते थे, फारूक ज़मीर होते थे, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए ना, रात को 2-3 बजे दरवाजे खटका रहे हैं, भाई चाह था पिया दियो भाभी। अच्छा 2 बजे रात के, ये मैं कहती, सुल्लू कहता था ये खालिद सईद भट्ट है और कोई नहीं। अच्छा ये भी ज़माना ही गुजरा मेरा। बिल्कुल। उसके बाद जब उन्होंने कहा काम नहीं करना, काम के लिए ज़रा, मैंने कहा कि घर देख लो या शादी काम कर लो, तो मैं उस वक्त तक इटली भी चली गई, हॉलीवुड भी मैंने थोड़ा काम किया, एंथोनी क्विन, हाँ एंथोनी क्विन के साथ किया। अच्छा। और इस तरह किया कि मैसेज के जो अहमद कमाल जो थे, मुस्तफ़ा, मुझे नहीं पता था, मैं तो अजीब बेवकूफ़ों की तरह बस जाके डांस के लिए उन्होंने बुलाया मुझे, इटली वालों ने मुझे यहाँ से ले गए, और वो बहुत बड़ी वो हीरोइन थी डॉक्टर नो की, उसके साथ मैंने फिर उसको डांस सिखाया। अच्छा। कथकली सिखाया। उस फिल्म का नाम भी है कलयुग। और पहले वो मून ऑफ दशहरा थी, और वो देवी देवताओं कुछ ऐसी कहानियाँ थी, देवियों की जो पुजारने होती हैं। वो जना मैंने उनको कोई मेरा ख्याल 400-500 लड़की इकट्ठी कर दी उन्होंने, इटालियंस ने, कि जिनको सिखाओ कथकली। मैंने किया, अकेली थी, और उस लड़की को जो हीरोइन थी क्लॉडिया उजार उसका नाम है, जर्मन थी वो, मगर वो शॉन कॉनरी के साथ आई थी। मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। और एंथोनी क्विन का ये हुआ कि मुझे आईएस जौहर ले गए खाने पे, और मैं पागल हो गई, गन्स ऑफ नेवरोन देख के गई हुई थी। मैं कहा हाय एंथोनी क्विन, हाय मैंने मिलना है। खैर वो ले गए, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। जब गई तो एक बड़ा खूबसूरत सा गोरा चिट्टा कुछ आप जैसा ना गठे जिस्म का, मैंने कहा ये कौन है, तो कहने लगी ये मैसेज बना रहे हैं। अच्छा। अब बड़ी अजीब सी बात है, मुझे क्या पता मैसेज का क्या सब्जेक्ट था। तो उसके बाद वो जनाब मुझसे पूछते रहे कि मैं मिस्री हूँ और मैं इतनी बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, और उसके बाद हमज़ा का कैरेक्टर जो है एंथोनी क्विन भी वहीं डिनर पे हम लोग इकट्ठे। तो बड़े कीमती लोगों से मेरी मुलाकातें और कीमती यादें मेरी। और मैं कहती हूँ लोग तो पैसा कमाते हैं, मुझे खुदा ने फेम, और मुझे इतने बड़े लोगों से, जैसे जश्न काबुल पे मैं गई, जी जाती थी मैं फरीदा खानम वगैरह के साथ प्रोग्राम्स के लिए, ढाका जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी वहाँ मैं करती थी। फिर उसके बाद बैंकॉक के कोई ने मुझे इनवाइट किया, रोटी क्लब की तरफ से मैं गई, गूंगे बहरे बच्चों के लिए, उनके लिए मैंने प्रोग्राम्स किए। शायद तस्वीरें भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि गप्पे नहीं मारती, प्रैक्टिकल बात है। फिर शायरान ने, फरादीबा ने मेरा जब डांस देखा, ईरान बुलाया मुझे 3 दफ़ा। क्या बात। उन्होंने बाकायदा तौर पे अवार्ड दिए मुझे, चांदी के और हार वार पहनाया।
और क्वीन एलिज़ाबेथ का ये कि 58 में सदर अयूब ने इनवाइट किया था, तो वो जब आई हैं तो बस मैं देखे जा रही थी, इतनी खूबसूरत ग्रीन कपड़ों में। उन्होंने जब मेरा डांस देखा तो जहाँ एक रात, सिर्फ एक शाम उन्होंने मुझे लंदन बुलाया, सिर्फ एक शाम के लिए, और मैं गई वहाँ। रात को मैंने प्रोग्राम किया और सुबह में वापस आ गई। और जो सबसे अहम बात बताऊँ कि लोग तो शायद अजीब बात कहेंगे, मेरी यादें बड़ी कीमती हैं और मैं बड़ी खुश हूँ, खुश नसीब हूँ। माओ ज़ेतुंग को सिर्फ नाम लोगों ने सुना हुआ है, मैं उसके पास बैठ के इस तरह, और वो क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता, और मैं यूँ करती रही। चुअन लाई और चाइना गई, उन्होंने बुलाया था मुझे 3 दिन के लिए, और मैंने एक रात उनके फंक्शन किया। भुट्टो साहब थे उस ज़माने में, भुट्टो साहब का डेलीगेशन गया था और मतलब उनके साथ में ग्रुप में गई थी, और सिर्फ वाहिद में एक डांसर थी, और बड़े हैरान थे, कहते ये तो चीनी है, इसको इधर ही छोड़ जाओ। अच्छा। बहुत ज़्यादा शक्ल मेरी चीनी पीनी सी थी। तो आमिर कितनी यादें, इतनी सारी ढेरों है, क्या क्या याद करूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? नीला पर्वत। नीला पर्वत। उसके बाद आपने शोबिस? बस वो आखिरी वो घुंघरू उतार के रखे थे, क्योंकि अहमद बशीर से मेरी बड़ी दोस्ती, ये बुशरा अंसारी, ये बच्चियाँ थी, सब छोटी छोटी थी। ये दुल्हनें मेरे हाथों से बनी हुई हैं, बड़ा शौक था मुझे। इनके कृष्ण नगर में घर था। अच्छा। तो नीलम अहमद, बुशरा अंसारी, ये जो इस्मा जो अब बच्ची है, तो ये तो बहुत छोटी थी, मगर वो बुशरा ज़रा सी बड़ी थी, गोपी गोपी कहते थे प्यार से। तो बस वो मतलब इन लोगों के घर में मैं कभी करेले गोश्त खा रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लोग। फैज़ अहमद, फैज़ साहब की मैंने एक फ़िल्म की, सुख का सपना। अच्छा। मुझे मुझे नहीं पता था ये फैज़ साहब कौन है, मैं कराची से नई नई आई थी, और आप यकीन कीजिए कि उनको मैंने जितना तंग किया, मुझे पता ही नहीं था कि बस वो सूटे मारते रहते थे और बैठे रहते थे पूरे सेट पे जब तक मेरी शूटिंग चल रही थी। और किस किस की बात करूं? बस आप ये ज़रूर बताइए कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो आजकल चल रही है उस हवाले से थोड़ा बात कीजिए, और आर्टिस्टों को वो चीज़ मिल रही है जो एक्चुअली मिलनी चाहिए। बेचारे सीनियर तो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बेचारे आते हैं वो मर जाते जल्दी, बहुत सारे मर गए। जो बेहतरीन जो हीरे थे वो चले गए। अब जो कराची की फिल्में आ रही हैं उसके लिए मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सब्जेक्ट हो, जैसे हुमायूं बना रहे हैं, हुमायूं ने अच्छी कहानियाँ दी हैं, और उसके अलावा ये है कि एक मजबूती आनी चाहिए इंडस्ट्री में। पहले ये था कि लाहौर एक गढ़ था कि हाँ जी सारे आर्टिस्ट और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कराची में इतनी फिल्में नहीं बनती थी, मगर अब कराची है, मैं खुश हूँ कि चले कुछ तो चला सिलसिला। बिल्कुल ऐसा, काश के लाहौर में भी ऐसा कुछ हो जाए, चल पड़े। बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब डायरेक्टर जो बेहतरीन, देखिए हम अपने बड़ों से सबक सीखते हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं हम अक्ले कुल हैं, हमने जो बना लिया सुर बना लिया। हमारे उस्ताद जो होते थे, या उन बच्चों के जो उस्ताद थे, उन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, उन्हें दुनिया दिखाई। आज के बच्चे को मैं ये पैगाम ज़रूर देती हूँ कि अपने बड़ों से भी इल्म हासिल करें, अपने बड़ों से भी तजुर्बे हासिल करें जो नहीं हो रहे। बिल्कुल। एंड में अपने फैंस के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? आए मेरे प्यारे फ्रेंड, भाई मोहब्बतें, दुआएं, खुलूस, और अल्लाह आपको सबको अपनी अमान में रखे, आमीन, और महफूज रखे, आमीन। ऐश करें, बस अल्लाह ताला आप पे मेहरबान रहे। मगर अल्लाह का नाम, आँख खुलते ही अल्लाह का नाम, आँख बंद होते हुए भी अल्लाह का नाम, वही सच्चा है, वही मेहरबान है। और आप सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। मेरी बहुत प्यार, बहुत दुआ। बहुत शुक्रिया, जीते अल्लाह रहिए। आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।